हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों, ये है जनरल अवेयरनेस और हम कर रहे हैं आंसर की का वीडियो सॉल्यूशन स्टेनो ग्रेड सी और डी एग्जाम का। और ये पेपर था जो था हुआ था दोस्तों 6 अगस्त 2025 को सेकंड शिफ्ट में 1:15 पे ये एग्जाम हुआ था। और इसका इस वीडियो में रहने वाला है जनरल अवेयरनेस जीए। और इसको भी हम दो पार्ट में कवर करेंगे। दो टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे। 50 क्वेश्चन को दो पार्ट में करेंगे। पहले पार्ट में 25 क्वेश्चन, देन नेक्स्ट पार्ट में फिर 25 क्वेश्चन। पहले पार्ट में रहेंगे 51 टू 75, देन नेक्स्ट पार्ट में रहेंगे 76 टू 100 तक। क्वेश्चन नंबर 51, कंसिडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स लेबल्ड assertion A and region R. Evaluate them and choose the appropriate answer from the given option. एक है assertion, अभिकथन हिंदी में बोलेंगे, और दूसरा है कारण या रीजन। अभिकथन ए पढ़ते हैं। अभिकथन ए में कहता है आपको बताना है कि जो अजर्सन है वो ट्रू है, रीजन ट्रू है, और जो रीजन है वो अजर्सन की अभिकथन की जो कारण है वो करेक्ट कह सकते हैं, जो रीजन है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं अजर्सन की। देखिए, एशियाई शीतकालीन खेलों 2025 में भारत की भागीदारी अद्वितीय होगी, क्योंकि यह पहली बार होगा जब सरकार ने पूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान की है। और रीजन कहता है सरकार का उद्देश्य है निष्पक्ष और योग्यता आधारित एथलीट चयन सुनिश्चित करके शीतकालीन खेलों में भारत की उपस्थिति और प्रदर्शन को बढ़ाना है। जो अजर्सन है अभिकथन दोस्तों अपने आप में ठीक है। एशियाई शीतकालीन खेलों 2025 में भारत की भागीदारी अद्वितीय होगी, क्योंकि यह पहली बार होगा जब सरकार ने पूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान की है। और रीजन सरकार का उद्देश्य निष्पक्ष और योग्यता आधारित एथलीट चयन सुनिश्चित करके शीतकालीन खेलों में भारत की उपस्थिति और प्रदर्शन को बढ़ाना है। दोनों अपने आप में करेक्ट है। और आर एक की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, व्याख्या है, क्योंकि सरकार का उद्देश्य आधारित योग्यता आधारित एथलीट चयन सुनिश्चित करके शीतकालीन खेलों में भारत की उपस्थिति और प्रदर्शन को बढ़ाना है। कह सकते हैं वित्तीय सहायता ही वो कारक है जो इस भागीदारी को क्या बनाता है, अद्वितीय बनाता है। कह सकते हैं ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन या कह सकते हैं स्पष्टीकरण भी है। और दोनों अपने आप में स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 52, भारत में प्रमुख अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट नेहरू कप लास्ट बार किस वर्ष आयोजित किया गया था? इसका राइट आंसर है दोस्तों 2012 में। ध्यान रखेंगे नेहरू कप भारत में आयोजित होने वाला एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट था। और ये टूर्नामेंट भारतीय फुटबॉल महासंघ, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं AIFF द्वारा आयोजित किया जाता था। इसका अंतिम जो आयोजन हुआ था 2012 में, इसको लास्ट बारी आयोजित किया गया था, जिसमें भारत ने कैमरून को हराकर हराया था। भारत ने कैमरून को हराकर खिताब जीता था। इसके बाद इसको नेहरू कप को SAFF इस नाम में बदल दिया। राइट आंसर होगा कब आयोजित किया गया था ये बताना है आपको। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड 2012। क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट आर द स्ट्रीम्स ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इजेक्टेड बाय द सन इनटू स्पेस कोल्ड? कहते हैं सूर्य द्वारा अंतरिक्ष में छोड़े गए आवेशित कणों की धाराओं को क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है, ठीक है, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। और इन फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं इनको कहा जाता है सोलर वाइंड। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 54, जिकिर लोक संगीत परंपरा किस राज्य में लोकप्रिय है? ध्यान रखना आपको, ये लोकप्रिय है आसाम में।
राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। जिकिर लोक संगीत परंपरा कहां पे प्रचलित है? आसाम में। क्वेश्चन नंबर 55, बिम्स्टेक के सदस्य कौन से देश हैं? बिम्स्टेक के 7 कंट्रीज हैं जो क्या है दोस्तों, अपने में पार्टनर हैं, कह सकते हैं सदस्य देश हैं, और वो है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। और इसकी स्थापना हुई थी 1997 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो इसका हेडक्वार्टर है ये है ढाका, बांग्लादेश में। ठीक है, कहाँ पे है? ढाका, बांग्लादेश में। और 6 जून 1997 में इसको बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से कौन सी भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीनतम ज्ञात सभ्यता मानी जाती है? आपको ध्यान रखना है, भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीनतम ज्ञात सभ्यता मानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से 42वें संविधान संशोधन का प्रमुख प्रभाव कौन सा था? इसका मुख्य जो प्रमुख प्रभाव था ये था, इसमें लोकसभा कार्यकाल बढ़ाया गया था और मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, पेश किया गया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। और ये मोस्ट फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, कब हुआ था? 1976 में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, उसके बाद 11वां जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन द्वारा, जो हुआ था 2002 में। राइट आंसर होगा यहाँ पे, जो 42वां संविधान संशोधन 1976 था का प्रमुख प्रभाव कौन सा था? इस इसने लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया और लोक मौलिक कर्तव्यों को पेश किया। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 58, तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या के लिए जनसंख्या पिरामिड किस आकार का होता है? तो आपको ध्यान रखना है, याद करना है, ये होता है ट्रायंगुलर शेप का, त्रिकोणीय आकार का। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन 2024 एक महारत्न कंपनी नहीं है? पहला, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, दोस्तों इसको महारत्न का दर्जा प्राप्त नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन पहला। ठीक है, उसके अलावा ध्यान रखेंगे कौन कौन सी महारत्न में, अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, NTPCL, ये क्या है? अपने आप में एक महारत्न कंपनी है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये भी है, ध्यान रखना आपको। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भी क्या है? एक महारत्न कंपनी के अंडर आती है। ठीक है, कौन सी नहीं आती? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 60, व्हाट वाज द रिकमेंडेशन रिगार्डिंग एंट्री ऑफ फॉरेन बैंक्स इन इंडिया? कहता है भारत में विदेशी बैंकों के प्रवेश को लेकर समिति ने क्या सिफारिश की थी? दोस्तों ध्यान रखेंगे आप, अलग अलग समितियों और भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने टाइम टू टाइम भारत में विदेशी विदेशी बैंकों के संचालन को लेकर दिशा निर्देश, डायरेक्शन जारी किए हैं। और इन जो डायरेक्शंस है दोस्तों, इनमें इनका जो उद्देश्य है RBI का, भारतीय बैंकिंग प्रणाली को मजबूत करना और विदेशी निवेश को अट्रैक्ट करना। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। विदेशी बैंकों को भारत में क्या करना? विस्तार हेतु प्रोत्साहित करना, मतलब कि कह सकते हैं भारत में, या इनकरेज फॉरेन बैंक्स टू एक्सपेंड ऑपरेशन इन इंडिया, इनको क्या करना? प्रोत्साहित करना, ये उद्देश्य है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। ठीक है, भारत में विदेशी बैंकों के प्रवेश को लेकर समिति ने क्या सिफारिश की थी? लगातार कह सकते हैं सिफारिश की है RBI ने, या जो भी कमेटी बैठी है उन्होंने विदेशी बैंकों को भारत में विस्तार हेतु प्रोत्साहित करना उनका उद्देश्य है। ध्यान रखेंगे, राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 61, कौन सा संवैधानिक संशोधन लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में जाना जाता है? तो ये है दोस्तों 42वां संविधान संशोधन, जो हुआ था 1976 में।
राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 62, भारतीय न्याय संहिता BNS के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी स्टेटमेंट है जो सही है, ये आपको बताना है। पहला कहता है भारतीय न्याय संहिता में छोटे मोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा को दंड के रूप में पेश किया गया है। ये स्टेटमेंट दोस्तों जब आप लॉ पढ़ोगे, जुडिशरी के बारे में पढ़ोगे, ये अपने आप में स्टेटमेंट ठीक है। भारतीय न्याय संहिता BNS बोलते हैं इंग्लिश में इसको। अभी छोटे छोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा को एक दंड के रूप में शामिल किया गया है। जो पहले भारतीय दंड संहिता, जिसे इंग्लिश बोलते थे IPC, इसमें इसको इंक्लूड नहीं किया गया था। ये BNS के बारे में अपने आप में स्टेटमेंट ठीक है। नए कानून के तहत संक्षिप्त सुनवाई का दायरा केवल गंभीर अपराधों तक सीमित कर दिया गया है। दोस्तों गंभीर नहीं है, इसमें हर टाइप के अपराध आएंगे, ये गलत है। सुधारात्मक दृष्टिकोण को उद्देश्य अपराधियों का सामाजिक एकीकरण सुनिश्चित करना है, ये भी अपने आप में स्टेटमेंट ठीक है। क्योंकि दोस्तों ध्यान रखेंगे भारतीय न्याय संहिता BNS का जो मेन उद्देश्य, जो मेन दृष्टिकोण है, जिसका लक्ष्य है कि अपराधियों को समाज में फिर से एकीकृत मतलब इकट्ठा करने में मदद करना है, ना कि केवल उन्हें दंडित करना, उनको सजा देना। ठीक है, उनको एक कह सकते हैं एकता लाना, ये भी उद्देश्य है, ना कि सिर्फ इनका दंड देने से ही रिलेटेड है। ये अपने आप में BNS के बारे में ये भी स्टेटमेंट ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 63, कोशिका अपनी जटिलता को प्रबंधित करने के लिए आंतरिक विभाजन का उपयोग करती है। निम्नलिखित में से कौन सा इस विचार को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है। तो जो बेस्ट होगा इसमें ये होगा ऑप्शन थर्ड। यूरोकैरियोटिक सेल्स हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स दैट सेपरेट्स, जो अलग करते हैं डिफरेंट फंक्शन को, क्या करते हैं अलग करते हैं। ये अपने आप में स्टेटमेंट करेक्ट है, ध्यान रखना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 64, व्हाट वाज द की साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द चंद्रयान 3। कहता है चंद्रयान 3 का प्रमुख वैज्ञानिक उद्देश्य क्या था। तो इसका प्रमुख वैज्ञानिक उद्देश्य दोस्तों टू डेमोन्स्ट्रेट मतलब कि रिप्रेजेंट करना या दर्शाना ए सेफ लूनार लैंडिंग एंड रोवर ऑपरेशन, मतलब कि चंद्रमा पर सुरक्षित लैंडिंग और रोवर संचालन का प्रदर्शन करना। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव था किसका, मेन ऑब्जेक्टिव था चंद्रयान 3 का। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा पठार भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है। भारत के पूर्वोत्तर भाग में दोस्तों पाया जाता है, यहाँ पे राइट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन, ध्यान रखना है आपको, शिलोंग प्लेटू, शिलोंग का पठार। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघवाद की विशेषता नहीं है। कहते हैं टीच नॉट ए फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, कौन सा फीचर नहीं है। दोहरी नागरिकता दोस्तों हमारे संविधान में नहीं है, ये अमेरिका में होती है जैसे दोहरी नागरिकता। ये हमारा क्या है, संघवाद का एक फीचर नहीं है, कह सकते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, ड्यूअल सिटीजनशिप। क्वेश्चन नंबर 67, राज बिहारी बोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन, कौन सी स्टेटमेंट है जो अपने आप में सही है। उन्होंने 1942 में टोक्यो में भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, गदर आंदोलन और आजाद हिंद फौज के गठन में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, ये भी स्टेटमेंट गलत है, ध्यान रखना आपको। ही वॉज ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस टाइटल ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, कहता है उन्हें प्रतिष्ठित उपाधि ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से सम्मानित किया गया, ये भी स्टेटमेंट गलत है। ही वॉज इंडिपेंडेंट इंडियाज फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, ये स्टेटमेंट ध्यान रखना आपको, अपने आप में ठीक है। राज बिहारी बोस के बारे में दोस्तों अपने आप में ठीक है, वो क्या थे, फर्स्ट कमांडर चीफ ऑफ इंडियन आर्मी।
क्वेश्चन नंबर 68, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गुणन करती हुई कुंडली किस अभिविन्यास में अधिकतम प्रेरित ईएमएफ उत्पन्न करती है? इंग्लिश में करते हैं दोस्तों, फिजिक्स का क्वेश्चन है। एट व्हाट ओरिएंटेशन डज ए रोटेटिंग coil in a uniform magnetic field generate the maximum induced EMF? इसके लिए आपको ध्यान रखना है, induced EMF in a rotating coil in a uniform magnetic field is given by फॉर्मूला है इसका एक, E is equal to E नोट साइन थीटा। अब EMF मैक्सिमम कब होगा? मैक्सिमम EMF कब होगा दोस्तों? जब साइन थीटा, थीटा की वैल्यू क्या होगी? 90 डिग्री होगी। मतलब जब एंगल नॉर्मल टू द कोयल प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में कितना डिग्री का एंगल होगा? 90 डिग्री का। कोयल प्लेन और नॉर्मल के बीच में दोस्तों एंगल कितने का होगा? 90 डिग्री का। इसका मतलब है जो कोयल का प्लेन है अपने आप में क्या होगा? पैरेलल होगा किसके? मैग्नेटिक फील्ड के। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, व्हेन द कह सकते हैं कोयल्स प्लेन इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्वेश्चन नंबर 69, संघ सूची प्रविष्टियों पर आधारित निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्टेटमेंट सही है? संसद, पहला है संसद के पास केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा आयोजित लॉटरी पर कानून बनाने का विशेष अधिकार है। ये स्टेटमेंट आपको याद करना है, ये अपने आप में सही है। संसद के पास दोस्तों केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा आयोजित लॉटरी पर कानून बनाने का क्या है? अधिकार है। सेकंड कहता है सहकारी समितियों के निगमन और विनियमन से संबंधित मामले संघ सूची में शामिल है। ये गलत है, ये संबंधित है राज्य सूची से, ना कि संघ सूची। ये गलत है। भारतीय रिजर्व बैंक, विदेशी मुद्रा और मुद्रा सभी संघ के विधायी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। ये स्टेटमेंट ठीक है, अपने आप में ध्यान रखना आपको। संसद उन निगमों के बारे में कानून बना सकती है जिनकी गतिविधियां विश्वविद्यालयों को छोड़कर एक राज्य तक सीमित नहीं है। ये भी स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है। 1, 3, 4 करेक्ट है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 70, किस भारतीय अमेरिकी लेखक ने नेमसेक लिखी जिसे बाद में फिल्म में रूपांतरित किया गया? कहता है विच इंडियन अमेरिकन ऑथर रोट द नेमसेक लेटर अडेप्टेड इनटू ए फिल्म के बाद हम लोग की लेटर मतलब बाद में उसको फिल्म के रूप में क्या किया गया? अडेप्ट किया गया, रूपांतरित किया गया। इस लेखक का नाम है, ध्यान रखना आपको, जुम्पा लाहिड़ी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 71, 3 जुलाई 2025 को भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट स्ट्रीमर कौन बनी? दोस्तों ध्यान रखेंगे, 3 जुलाई 2025 को भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट स्ट्रीमर बनने वाली महिला का नाम है आस्था पुनिया। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 72, शतरंज में चेकमेट शब्द का क्या तात्पर्य होता है? इसका मतलब होता है, इस टर्म को यूज किया जाता है खेल के समापन के दौरान, एंड ऑफ द गेम। इसका मतलब होता है खेल का समापन। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कौन सा जो अपने आप में सही मैच है वो आपको बताना है। ध्यान रखें दोस्तों, जो सेल्यूलोज है ये पादप कोशिकाओं को संरचनात्मक शक्ति प्रदान करता है जिससे वे अपनी सोलिडिटी, कठोरता और दृढ़ता को या आकार को, स्ट्रक्चर को बनाए रख पाती हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 74, कथन है ट्राली चलाने जैसी मौसमी कृषि पद्धतियों का भारत में AQI सत्रों पर, एयर क्वालिटी इंडेक्स सत्रों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता।
दोस्तों देखो, पराली जलाएंगे पोल्यूशन होता है, ठीक है। कहते हैं एयर क्वालिटी में इनके इस लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये गलत है। फर्क पड़ेगा, ठीक है ना, एयर क्वालिटी खराब होगी। पराली जलाना एक नियंत्रित प्रथा है जो वायुमंडल में पर्याप्त प्रदूषक नहीं छोड़ती है। ये वैसे सेकंड भी गलत होना चाहिए। पराली जलाना कोई भी नियंत्रित प्रथा नहीं है, बल्कि वायुमंडल में बड़ी मात्रा में दोस्तों पोल्यूटेंट छोड़ेगी ये, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सब छोड़ती है, जो वायु एयर क्वालिटी के लिए वायु गुणवत्ता को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं। ये कहना गलत है कि पर्याप्त प्रदूषक नहीं छोड़ती, ये भी गलत होगा। लेकिन ऑप्शन ऐसा कोई सा भी नहीं है कि दोनों क्या हो, इनकरेक्ट हो। बट कह सकते हैं ये फिर भी थोड़ा सा हम इसको मान सकते हैं ट्रू, हल्का फुल्का। तो राइट आंसर अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर हम कर सकते हैं ऑप्शन थर्ड। ए इज फॉल्स, ए तो टोटली फॉल्स है, गलत है बिल्कुल। आर इज, आर को ट्रू मान सकते हैं, ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। वैसे दोनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 75, अर्थशास्त्र में अवसर लागत की अवधारणा से तात्पर्य। दोस्तों ध्यान रखेंगे, इस कंडीशन में अवसर लागत में जब कोई चुनाव किया जाता है तो अगला जो सर्वोत्तम, जो अच्छा विकल्प होगा उसका मूल रूप से त्याग किया जाता है। ये राइट आंसर होगा ऑप्शन। ये डिस्क्राइब करता है, डेमोस्ट्रेट करता है किसको, अवसर लागत को, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को।